नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पे। यह विषय पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में रहा है, जब से प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि हमारे देश में एक साथ सारे इलेक्शन होने चाहिए। तब से इस विषय के विशेषज्ञ जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, आर्थिक हो, विधि के विशेषज्ञ हो, सभी ने अपना अपना विचार समाचार पत्रों के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी के बीच में रख रहे थे। पिछले कुछ दिन पूर्व ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है हमारे देश में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। इस समिति में 8 मेंबर हैं, उनके अलावा जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं। गृह मंत्री जी भी हैं, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, कानून मंत्री हैं और जाने माने वकील हरीश साल्वे, एक्के सिंह जैसे कई विद्वान लोग इस समिति में हैं। इस समिति को कुछ विषय एग्जामिन करने के लिए दिया गया है, जो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे ये लोग। इससे पूर्व अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए। तो हाँ, 1951-52 में और 67-68 में संभवतः चुनाव हो चुके हैं एक साथ। इसके बाद से ये प्रक्रिया टूटी, तब से अलग अलग चुनाव हो रहे हैं। अलग अलग चुनाव होने से बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे लोकतंत्र के सामने आए हैं। जैसा आप प्रारंभ से देखिए, लोकतंत्र में कुछ न कुछ होते और चलते रह रहा है। जब हमारा संविधान लागू हुआ और हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया, उस समय देखेंगे कि राष्ट्र ने अपना भूभाग खो दिया। कुछ वर्गों ने अपने अधिकार भी खोए हैं सिर्फ समानता और एकता के लिए। कुछ राजाओं ने या सारे राजाओं ने अपनी राजशाही खो दी लोकतंत्र के लिए। परंतु इस विषय का संदर्भ आगे मैं आज के राजनीतिक दलों से लूंगा कि उनको क्या खोना है और क्यों वो परेशान हैं। अब हम लोग मुख्य विषय पे आते हैं कि क्यों होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से देश की राजनीति संकीर्ण होते जा रही है। राजनीतिक दल गैर जिम्मेदार हम भारत के लोगों के प्रति ही हो गए हैं। कभी कभी कुछ राजनीतिक दलों के नेता ऐसा बयान देते हैं जिससे हमारे राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाती है और दुश्मन राष्ट्रों का इसका लाभ मिलता है। इन सब से किस तरह से निपटा जाए। जब भी चुनाव होते हैं, कुछ नए नए पॉलिटिकल मुद्दे जनता में आपस में उलझाए और लटकाने जैसे ला के दे दिया जाता है, जिससे भारत के लोग परेशान रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो आप देखें कि देश में इस समय 2 गठबंधन हैं। एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए का गठबंधन है। दोनों ही गठबंधनों में 25 से अलग दल शामिल हैं। देश की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि 2 पार्टियों का कंसेप्ट होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ये एक अलग विषय हो जाएगा। परंतु हम लोग यह देखने का प्रयत्न करें कि जब से लोकसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने प्रारंभ की है, अपना अलग अलग गठबंधन बनाना प्रारंभ किया है, तो उसका क्या परिणाम आया, गठबंधन से हम भारत के लोगों के सामने क्या आया। तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की पहले बात करते हैं, इसके बाद एनडीए गठबंधन पे भी आएंगे। इंडिया गठबंधन के संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अघोषित हैं, अभी ऑफिशियल घोषित नहीं है। उन्होंने जब इस तरह का एक महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे बनाने का घोषणा किया, तब उन्हीं के नेतृत्व के शिक्षा मंत्री ने किस पे हमला बोला, हिंदू धर्म पे हमला बोला। तब उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के नेता ने, उन्होंने भी हिंदू धर्म पे हमला बोला और तत्कालीन इसी दल के घटक दल के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे ने भी हिंदू धर्म को खत्म करने, समूल नाश करने जैसी बातें कुछ कहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है।
तो एक तरफ तो यह स्पष्ट हो गया कि एक गठबंधन के पास एक मुद्दा है जो राज्यवार घूम रहा है। बिहार से चला उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु, हो सकता है कहीं और के नेता भी कुछ बोले। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसकी सरकार भी है, इन लोगों ने भी कुछ इधर उधर तो नहीं, परंतु मुस्लिमों में एक पसमानदा वर्ग के लिए विशेष उत्थान के लिए कुछ दिन पहले ही घोषणा की है। तो लोकतंत्र में यह भी तो तुष्टीकरण जैसा कुछ हो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों ही घटक अपनी अपनी जीत के लिए किसी भी मार्ग को प्रशस्त करने में लगे हुए हैं, परंतु हम भारत के लोगों को यह सोचना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमें लाभ है, इन राजनीतिक दलों को लाभ हो या ना हो। क्योंकि जब राजशाही खत्म हो गई तब नए पॉलिटिकल राजनीतिक घराने अस्तित्व में आ गए हैं। उनकी चौथी पीढ़ी, किसी घराने की तीसरी पीढ़ी और किसी घराने की तो पांचवी पीढ़ी हम पे शासन करने को उतावला है। अब बताइए कि हम लोगों को इससे क्या हासिल हो रहा है? क्या इस देश में सिर्फ चंद परिवार ही सत्ता को चला सकते हैं? हम और आप नहीं चला सकते हैं इस राजनीतिक व्यवस्था को? यह सोचने का विषय हर भारतीय को है। अन्यथा हम सभी जात में, धर्म में, क्षेत्रवाद में विभक्त रहेंगे और ये लोग हम पे शासन करते रहेंगे। यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो हम भारतीयों को कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे। उनमें से प्रमुखता से एक तो फायदा होगा कि ये जो राजनीतिक असमंजस उत्पन्न कर देते हैं हम सभी के बीच में, उससे निजात मिलेगी। एक साथ इलेक्शन होने से बार बार चुनावी इनके मुद्दे नहीं बदलेंगे और न भटकेंगे। किसी एक विषय पे, समय विशेष पे जब चुनाव होगा उस पे ये लोग अपने पॉलिटिकल मुद्दों के साथ आएंगे और हम लोग एक पक्ष चुनेंगे और एक विपक्ष चुन देंगे। 5 सालों के लिए इन लोगों को अपने ऊपर शासन करने के लिए और सवाल पूछने के लिए पार्लियामेंट में, राज्य के विधानसभा में और अपने पंचायत में भेजते रहेंगे। ये व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे देश का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। जो चुनावों में खर्च होता था, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन चुनाव के, अलग अलग राज्यों के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव कराने में इंगेज होते थे, वो भी एक बार होंगे। और इन लोगों को पर्याप्त 5 वर्षों का कार्य करने का मौका भी मिलेगा। आचार संहिता के लागू होने से जो नागरिक अधिकार बार बार प्रभावित हो रहे थे, वो समय विशेष यानी 5 वर्षों में सिर्फ एक बार ही प्रभावित होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए भी इसका एक साथ होना अनिवार्य है, जो राष्ट्र हित में है और राष्ट्र के मुद्दे प्रबलता से जारी होंगे और राष्ट्र के विषय पर चुनाव लड़ा जाएगा। डेवलपमेंट का विषय भी भटकने वाला नहीं होगा। सरकार भी निर्भज्ञ रूप से 5 वर्षों तक कार्य करेगी। उसे किसी राज्य में चुनाव होने का डर नहीं सताएगा, न हारने का डर सताएगा। जिससे हम किसी को भी चुनेंगे, चुनना किसको है? हम भारत के लोगों को चुनना है। जिस किसी भी राजनीतिक दल को चुनेंगे वो लोग 5 वर्षों तक कार्य करेंगे। अब इसका एक और कानूनी पहलू है कि जहां पे बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वहां किस आधार पे चुनाव होगा? कहीं ये साइकिल टूट तो नहीं जाएगा? जो हाई लेवल कमेटी स्थापित की गई है उसको भी ये मुद्दा है, उसमें भी कि इसको भी एग्जामिन करेंगे। तो ये एक साधारण सी विषय है, इसको आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। मैं इस पे इस तरह से अपनी बात रख सकता हूँ कि जो यदि हैंग असेंबली आ जाती है, यानी किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है और चुनाव कराना ही पड़ रहा है, तो एक तो ये हो सकता है कि बचे हुए अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। दूसरा विषय ये है कि जो पूर्ण बहुमत का कंसेप्ट है उसको बदल दिया जाए। उसमें क्या किया जा सकता है कि प्री पोल अलायंस है, जैसे चुनाव से पूर्व जो गठबंधन है, उस गठबंधन दल को यदि अधिक वोट मिलते हैं या फिर किसी एक राजनीतिक दल को ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें मिलती हैं, उन्हीं को सरकार बनाने का राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय न्योता दें। ये करके हम भी चुनावों से बार बार बचते रहेंगे। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी, चुनाव से ही संबंधित एक विषय था परंतु इस कमेटी में नहीं है,
महिला आरक्षण की बात की जा रही थी लोकसभा में, जिस तरह से पंचायतों में है, और पूर्व में जो हमारे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों के लिए एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा में है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि उसे खत्म करने की बात की जा रही है। बात यह की जा रही है कि हमारे देश में 15% यदि एससी एसटी लोग हैं तो उनका नेतृत्व एक परिवार और एक नेता तक सीमित कैसे रह सकता है। यदि जो कोई भी महिला आरक्षण दिया जाता है और एससी एसटी आरक्षण को कंटिन्यू किया जाता है, एक ही बार इस आरक्षण से आप चुन के आएंगे, जब दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप जनरल कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की व्यवस्था और नए सृजन प्रयोग किए जाने चाहिए लोकतंत्र में, जिससे और लोगों का इसमें दिलचस्पी बढ़े। दूसरा एक विषय है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष है और चुनने की आयु 18 वर्ष है। इसमें समानता लाई जानी चाहिए। यदि हम 18 वर्ष में चुन रहे हैं तो चुने जाएंगे भी, यानी चुनाव लड़ने की भी उम्र अब 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता से ऊपर आने के लिए बार बार हम भारत के लोग राजनीतिक दलों से गुहार करते हैं, परंतु जो दल इसको नहीं समझते उन्हें हम बेदखल भी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि जब 2012 में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था तो देश का मिजाज यह था कि ऐसे मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए, परंतु तब के राजनेताओं के बयान आप देखेंगे, वो बहुत पढ़े लिखे, कानून के जानकार और लिबरल थे। वो लोगों को ही ये समझाने लगे कि ये सिविल ऑफेंस है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। परंतु कुछ राजनीतिक दल और उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे लोग प्रसन्न हुए। आज ऐसी व्यवस्था हमारे आईपीसी में है कि गैंगरेप किया जाता है तो कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाता है। इस तरह से नए सृजन किए जाने चाहिए। नहीं हो सकते, नहीं किया जा सकता का अब समय नहीं रहा है, क्योंकि युवाओं को इंटरनेट की गति से चलती हुई शासन और व्यवस्था चाहिए, उसके अनुरूप कानून और व्यवस्था चाहिए। ये सब तभी संभव है जब व्यवस्थित निर्भीक सरकार 5 वर्षों के लिए होगी, तभी हर क्षेत्र में क्रम वाइज रिफॉर्म किया जाना संभव हो सकेगा। तो मैं इस विषय पर यही कहना चाहता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हम भारतीयों के हित में है, और कुछ राजनीतिक घराने इससे स्पष्ट रूप से भागेंगे, क्योंकि इससे उन्हें नफरत फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे होंगे तो मुद्दे अच्छे और सबल प्रवृत्ति के होंगे। तुष्टीकरण और इस तरह के मुद्दे, जातिवादी विभेद वाले मुद्दे नहीं रहेंगे, और इसीलिए इसको होना चाहिए। आगे क्या रिकमेंडेशन आता है और जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, यदि उस पर कुछ अलग विषय बनेगा तो हम सभी लोग एक साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।